अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर M1 का पेपर अभी थोड़ी देर में होने वाला है, मतलब लगभग 24 से 30 घंटे अभी बचे एग्जाम को। तो उसमें M1 का सब्जेक्ट कैसे क्लियर करना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सिलेबस के ऊपर निकाल के रखे, जो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर है और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन जो है उसमें से सबसे पहले आप यूनिट 5 के ये 5 क्वेश्चंस पहले प्रिपेयर करेंगे। ये 5 क्वेश्चन 3 टॉपिक के ऊपर मैंने दिया है। पहला टॉपिक है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, जिसमें आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 होता है और आइगन वेक्टर x1 x2 x3 होता है। अब ये जो आइगन वैल्यूज है वो निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ता है, जो कि 2x2 का मैट्रिक्स का रहता है λ² - s1 λ प्लस डिटरमिनेंट, और 3x3 का रहता है λ³ - s1 λ² प्लस s2 λ माइनस डिटरमिनेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लर्न कर लो, जिसमें s1 का मीनिंग होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और s2 का मीनिंग होता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब डायगोनल एलिमेंट का एडिशन मतलब s1 हो चुका है और s2 मतलब उसके माइनर का एडिशन। और आपको तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो पता ही है, मतलब इन शॉर्ट s1 s2 और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के अगर आपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डाल दिया और उस इक्वेशन को कैलसी पे सॉल्व किया तो आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आइगन वैल्यूज हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर से निकाली, वैसे ही सेम आपको आइगन वेक्टर x1 x2 x3 मैट्रिक्स इक्वेशन के ऊपर से निकालने। तो दोस्तों, ये चीज याद रखना, आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा जाता है और आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा जाता है। तो डिफरेंस याद रखो। मैट्रिक्स इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है ये प्लीज लर्न कर लो। मैट्रिक्स के अंदर a माइनस लैम्बडा है इंटू x इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे पेपर में डिटरमिनेंट का साइन देते, जो कि गलत है। आप लोग जब आइगन वेक्टर लिखे निकालेंगे तब मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे, उसमें मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्बडा है इंटू x इक्वल टू 0, जिसमें लैम्बडा की जगह पे आप लोग सब एक एक लैम्बडा की वैल्यू डालते जाएंगे। मतलब लैम्बडा की जगह पे λ1 डालेंगे, आपको आइगन वेक्टर x1 मिलेगा। लैम्बडा की जगह पे दूसरा आइगन वैल्यू डालेंगे λ2, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड आइगन वेक्टर मिलेगा। लैम्बडा की जगह पे तीसरा आइगन वैल्यू डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड आइगन वेक्टर मिलेगा। तो इस तरह से आप 2 या 3 आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। अभी पेपर में 2x2 का सम आएगा या 3x3 का सम आएगा वो हमको पता नहीं, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 2x2 का सम भी एक सॉल्व करेंगे और 3x3 का भी एक सम सॉल्व करेंगे, जो मैंने लास्ट में 20 क्वेश्चन में देने वाला हूं। उसमें आपको एक एक क्वेश्चन दोनों टॉपिक के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का प्रोसीजर आपको समझना है। दोस्तों, सेकंड टॉपिक जो है डायगोनाइजेशन, उसमें क्या करना होता है। तो एक चीज याद रखो, आपने जो ये आइगन वेक्टर निकाल के रखे x1 x2 और x1 x2 x3, उसी को अगर आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, मतलब x1 के बाजू में x2, x2 के बाजू में x3, तो उसको मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं और वही प्रोसीजर डायगोनाइजेशन के क्वेश्चन में होता है। मतलब इन शॉर्ट आपने आइगन वेक्टर निकाला, मतलब डायगोनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्योंकि डायगोनाइजेशन में मॉडल मैट्रिक्स निकालने के लिए बोलते हैं, जिसमें आइगन वेक्टर का ही लिखना होता है। मतलब इन दो टॉपिक का प्रोसीजर लगभग सेम है, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते समय आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के साथ डायगोनाइजेशन तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम है, तो प्रॉब्लम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है, सेम प्रोसीजर वाला, क्योंकि मॉडल मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने मेरे क्वेश्चन में सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब आपका डायगोनाइजेशन का भी प्रैक्टिस होने वाला है। अगेन डायगोनाइजेशन में 2x2 का सम आ सकता है या 3x3 का सम आ सकता है। तो आप लोगों ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का 2x2 3x3 का सम सॉल्व किया है, उसमें आइगन वेक्टर निकाले, उसको एक के बाजू में एक लिखो, आपको मॉडल मैट्रिक्स मिल जाएगा, मतलब डायगोनाइजेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यूनिट 5 में 2 टॉपिक होने के बाद तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है कैली हैमिल्टन। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताओ, तो कैली हैमिल्टन में क्या होता है, आपने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा है उसमें जहां जहां पे लैम्बडा है उधर आपको लैम्बडा की जगह पे a डालना है। मींस यू हैव टू रिप्लेस लैम्बडा बाय a इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब अगेन सेम प्रोसीजर, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, मतलब उसमें वैल्यू डाल के आपको लैम्बडा की जगह पे a लिखना है और ये जो कांस्टेंट है उसको i से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत से बच्चे ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है 2 3 -4 उसको i से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो रिमेंबर, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई बाय i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज 2 एंड आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स साइज 3 लिखना है और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 0 आता है वो प्रूव करना है।
उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जीरो आ रहा है, मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम आपका प्रूव हो रहा है। व्हाट इज कैली हैमिल्टन थ्योरम? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कौन सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब लैम्बडा की जगह पे ए डालने के बाद आपका LHS इक्वल टू क्या आता है? RH आता है। वही आपको कैली हैमिल्टन में प्रूव करना पड़ता है। तो दोस्तों आपने लैम्बडा की जगह पे ए डाला, इस वैल्यू को, इस कांस्टेंट को i से मल्टीप्लाई किया, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जीरो दिखा दिया, तो LHS इक्वल टू RH आ गया। उसमें जॉइंट क्वेश्चन में कई बार ए इनवर्स भी पूछा जाता है, उसका भी प्रोसीजर एक बार देख लेना। तो ये तीनों का यूनिट 5 का प्रोसीजर लगभग सेम है, इसलिए प्रिपरेशन करते समय M1 में तीन टॉपिक को पहले टारगेट करो। तो मेरे 20 क्वेश्चन में मैंने लगभग 5 क्वेश्चन ये यूनिट 5 के ऊपर डाला है, जिसमें आपके लगभग 12 मार्क्स कंफर्म होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स दे जाएंगे। कौन सी यूनिट में? यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट 5 पेपर होने के बाद आप लोग टारगेट करेंगे यूनिट 4 को, जिसमें सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम का मतलब क्या है। दोस्तों राइट हैंड साइड अगर जीरो होगा, जिसको मैंने यहाँ पे Z लिखा है, तो उसको होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। और राइट हैंड साइड अगर जीरो नहीं होगा, मतलब नॉन जीरो होगा, तो उसको नॉन होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम में आपको क्या करना पड़ता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद उसका रैंक निकालना पड़ता है, ठीक है। रैंक मतलब R, ठीक है। तो रैंक जो है वो कैसे निकालते हैं? इचेलॉन फॉर्म यूज करके निकालते हैं, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? A के बाजू में B। आपको क्या करना है? उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, ठीक है। तो अगर हाफ मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू फुल मैट्रिक्स का रैंक आया, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स AB अगर आया, तो उस सिस्टम को कंसिस्टेंट बोला जाता है। और अगर सिर्फ हाफ मैट्रिक्स का रैंक 2 आया और फुल मैट्रिक्स का रैंक 3 आया, मतलब वो इक्वल नहीं है, तो उस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। दोस्तों दोनों मैट्रिक्स का रैंक, मतलब A का और AB का सेम आया तो कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन निकलने वाला है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। दोनों मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं आया, A का रैंक इज नॉट इक्वल टू AB का रैंक अगर होगा, तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रैंक दोनों का इक्वल आता है, A का और AB का, तो दो प्रकार का सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। एक है यूनिक सॉल्यूशन, अगर R इक्वल टू n होगा तो R को रैंक बोलते हैं, n को नंबर ऑफ अननोन बोलते हैं। रैंक इक्वल टू अननोन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, रैंक लेस देन होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको होमोजेनियस सिस्टम में ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल बोला जाता है। तो याद रखना, होमोजेनियस के क्वेश्चन में इसको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल लिखना है। तो दोस्तों मैंने होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के ऊपर मेरे क्वेश्चन बैंक में लास्ट के 20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल के रखे, कम से कम वो 3 क्वेश्चन पक्का कर लेना। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक को टारगेट करना है, वो है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। दोस्तों इसमें वेक्टर दिए जाते हैं। कौन से वेक्टर? x1, x2 और x3। 3 या 4 वेक्टर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसको आपको c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में लिखना है। इसमें c1 c2 c3 का मतलब स्केलर्स होता है, x1 x2 x3 का मतलब वेक्टर होता है। आप लोग इसमें वेक्टर की वैल्यू डालेंगे, उसके बाद अगेन सेम प्रोसीजर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना है, रैंक निकालना है। अगर रैंक का वैल्यू इक्वल टू अननोन का वैल्यू आया तो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा, और रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन आया तो वेक्टर डिपेंडेंट बनेगा। तो गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है रैंक और अननोन में क्या रिलेशन है। रैंक इक्वल टू अननोन है तो इंडिपेंडेंट, रैंक लेस देन है तो डिपेंडेंट। रैंक इज लेस देन अननोन रहेगा तो डिपेंडेंट, तो आपको उसका रिलेशन निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये टॉपिक का प्रोसीजर भी लगभग ऊपर के प्रोसीजर से मैच करता है। इसके लिए आप लोग यूनिट 4 में सबसे पहले नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस करेंगे, उसके बाद तुरंत लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करेंगे। इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा कर लेना, क्योंकि इसका क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ये दोनों के क्वेश्चन, दोनों मतलब दोनों टॉपिक के क्वेश्चन जो है आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह पे दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल? आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया। ट्रांसपोज मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रांसपोज? रोज का कॉलम करना है, कॉलम का रोज करना है, मतलब उल्टा लिखना है। R1 C1 R1 C2 R1 C3 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अगर उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन बैंक में इसका एक क्वेश्चन डाल के रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC व्हेन A इज ऑर्थोगोनल। वो पक्का कर लेना, वो एक क्वेश्चन भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो यूनिट 4 के ऊपर अगर आपने
ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए यूनिट नंबर 4 के ऊपर, या अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपके अगेन 12 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाते हैं। तो यूनिट 5 के 12 मार्क्स इधर कंफर्म हो गए, यूनिट 4 के 12 मार्क्स कंफर्म हो गए। अभी यूनिट 3 में आपको एक टॉपिक आता है फंक्शनली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जिसमें दो इक्वेशन मतलब u और v का इक्वेशन दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ x y। तो इसका प्रोसीजर भी आपको पता रहेगा, जैकोबियन निकालना पड़ता है। जैकोबियन मतलब क्या, डाबा uv बाय डाबा xy, सिंपली 2/2 का डिटरमिनेंट, u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y। अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन आया मतलब uv इज अ फंक्शन ऑफ xyz, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो जाएंगे, डाबा uv बाय डाबा xyz। दोस्तों अगर जैकोबियन का आंसर 0 आया तो वो गिवन फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट बनेगा। अगर जैकोबियन का आंसर 0 नहीं आया, वो गिवन जो फंक्शन जो है वो क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट। दोस्तों इसका भी क्वेश्चन पक्का आता है और बहुत इजी है, क्योंकि सिर्फ जैकोबियन का आंसर निकालना पड़ता है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी होने वाले टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया और मार्क्स आपके कंफर्म होने चाहिए, इसको भी ध्यान में रखा है। तो इसके ऊपर मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन देके रखे हैं, तो उसपे एक क्वेश्चन पक्का कर लेना। तो आपका ये यूनिट नंबर 3 जो है इसका मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसका और एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है j × z'1। अगेन वही j मतलब क्या, डाबा uv बाय डाबा xy, तो j' मतलब क्या, उसका उल्टा आएगा, डाबा xy ऊपर जाएगा, डाबा uv नीचे आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 कैसे आता है वो आपको प्रूव करना पड़ता है, या सिर्फ फाइंड j' करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी याद आता है, एमसीक्यू में भी पूछते हैं, याद रखना। तो यूनिट 3 के 2 टॉपिक कर लो, आपके लगभग 4 मार्क्स उधर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 3 टॉपिक मैंने आपके लिखे हैं वो सब थ्योरम्स है, यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स है। तो ये जो टॉपिक्स है ये यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स है। कौन कौन से टॉपिक है, टेलर्स थ्योरम। दोस्तों टेलर थ्योरम का क्वेश्चन 2 प्रकार पूछ सकते हैं, एक तो इन पावर ऑफ x पूछेगा, नहीं तो इन पावर ऑफ x माइनस a पूछेगा। इन पावर ऑफ x का और इन पावर ऑफ x माइनस a का क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लिया, जो कि मैंने 20 क्वेश्चन में देकर रखा है, वो तो भी बहुत है। उसके बाद लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का 3 क्वेश्चन दिया है मैंने, वो 20 क्वेश्चन में, उसको खत्म कर देना। रोल्स और कॉची मीन वैल्यू का एक क्वेश्चन अभी फिलहाल सफिशिएंट है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूनिट 3 का और एक क्वेश्चन मैंने दे के रखा है यूनिट नंबर 4 का, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपने यूनिट 3 के 2 कंटेंट और यूनिट 1 के कंटेंट अगर आपने फिनिश किए, तो यूनिट 3 और यूनिट 1 में आपके आराम से, यूनिट 3 में और यूनिट 1 में आपके आराम से यहाँ पे 8 मार्क्स इधर फिक्स हो जाएंगे, इधर 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, मतलब 12 मार्क्स यहाँ पे आराम से फिक्स हो जाएंगे। तो अगर आपने कैलकुलेशन किया वो 36 मार्क्स का यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। दोस्तों ये 36 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 60 का कैलकुलेशन चल रहा है, क्योंकि हमने एमसीक्यू का कैलकुलेशन अभी तक किया नहीं। तो इसके एमसीक्यू के 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने वाले, तो लगभग ये 36 मार्क्स प्लस एमसीक्यू का 8 से 10 मार्क्स का अटेम्प्ट, ऐसा आपका लगभग 46 to 48 का अटेम्प्ट पेपर में होने वाला है इस प्रकार का। अब ये 20 क्वेश्चन जो आप बात कर रहे हैं सर, इस टॉपिक के ये 2 क्वेश्चन कौन से, इसका एक क्वेश्चन कौन सा है, इसके 2 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, ये जो क्वेश्चन है वो वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे, उसका पीडीएफ में डाल दूंगा, वो क्वेश्चन निपटा देना। दोस्तों अभी एक दिन में M1 को क्लियर करना है तो आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को। स्मार्टली हैंडल करने के लिए जिसका प्रोसीजर लगभग सेम है, मतलब कम समय में जो टॉपिक आपको ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, और उसके लिए यही बेस्ट स्टडी प्लान है। ठीक है, क्या बेस्ट प्लान है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बाद डायगोनेशन कर दो, आपका एक ही प्रोसीजर में लगभग 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। कैली हैमिल्टन में भी लगभग वही प्रोसीजर है, लैम्ब्डा की जगह पे a डालने के बाद LHS = RHS दिखाओ, उसके बाद इन दोनों का प्रोसीजर सेम है, नॉन होमोजेनियस में जो करते हैं वही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में करते हैं। ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो जो टॉपिक इजी है जल्दी खत्म होते हैं उसको निपटा दो, आपका 46 to 48 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दो, आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक ठाक एक्यूरेसी भी रहेगा। तो 70 में से अगर आपने 48 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया तो आप लोग इजीली 35 to 40 के रेंज में मार्क्स ले सकते हो। अगर आपको स्कोरिंग करना है तो मैं आपको बताऊंगा कॉम्पोजिट फंक्शन और यूलर्स थ्योरम, ये 2 टॉपिक पक्का पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था स्टडी प्लान, उसमें लिखा है मैंने कौन से टॉपिक स्कोरिंग के लिए करने, उस हिसाब से अगर आपने पढ़ाई किया तो आप लोग इजीली 60 क्रॉस कर सकते हो इस सब्जेक्ट में। दोस्तों तो ये हो गया M1 का एक दिन में कैसे पढ़ाई करना है। मैं ये टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी वीडियो के एंड में आपको डाल दूंगा, वो पक्का कर लेना।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो पसंद होगा और आपको दूसरे सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स इसका सेम वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।